तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के कार्य। तो हमारी हेडिंग है आज की कोशिका झिल्ली के कार्य। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली के कार्य तो पॉइंट्स में पढ़ेंगे। नंबर 1 होता है कोशिका झिल्ली का नंबर 1 काम है कि किसी भी कोशिका की जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए कोशिका झिल्ली का पहला काम क्या है? किसी भी कोशिका की जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए ये नियमित रूप से ऊर्जा तथा पोषक पदार्थों का आदान प्रदान बनाए रखती है। क्या करती है? ऊर्जा तथा पदार्थों का आदान प्रदान बनाए रखती है। तो कोशिका की जीवित अवस्था बनाए रखने के लिए कोशिका की जीवित अवस्था बनाए रखने के लिए यह नियमित रूप से ऊर्जा तथा पदार्थों का आदान प्रदान बनाए रखती है। तो नंबर 1 बात हो गई कि कोशिका की जीवित अवस्था बनाए रखने के लिए यह नियमित रूप से ऊर्जा तथा पदार्थों का आदान प्रदान बनाए रखती है। फिर दूसरा कार्य ये होता है कि बाह्य पर्यावरण तथा कोशिका व कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का चैनिक विनिमय सुनिश्चित करती है। क्या करती है? कोशिका के बाह्य पर्यावरण तथा कोशिका द्रव में चैनिक जो हमारा चुनने का जो विनिमय है सुनिश्चित करती है। तो चैनिक विनिमय सुनिश्चित करती है। तो कोशिका के बाह्य पर्यावरण व कोशिका द्रव्य के बीच चैनिक विनिमय सुनिश्चित करती है। क्या करती है? चैनिक विनिमय सुनिश्चित करती है कोशिका के बाह्य पर्यावरण और कोशिका द्रव के बीच। और कोशिका की जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली में चयनात्मक पारगम्यता के कारण, काहे के कारण? चयनात्मक पारगम्यता के कारण इसमें पोषक पदार्थ और जो हमारे ऑक्सीजन है आदि क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। तो लिखते हैं कोशिका झिल्ली के चयनात्मक पारगम्यता के कारण ऑक्सीजन के कारण जो गैस है जैसे हमारी ऑक्सीजन CO2। फिर लिखते हैं वह पोषक पदार्थ में कौन आता है भाई? ग्लूकोज है, प्रोटीन है, मिनरल है, खनिज है, जल है, ये क्या करते हैं? आदि प्रवेश करते हैं। अब 1-2 पॉइंट को समझ लेंगे यहाँ पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
सबसे पहले मान लीजिए ये हमारी कोशिका है, ये हमारा क्या हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया। समझना, इसको बनाना नहीं है फिगर को। और ये बाह्य पर्यावरण हो गया, यहाँ पर हमारा ग्लूकोज है, O2 है, CO2 है, जल है, सोडियम क्लोराइड नमक, ये सब सारी चीज़ें हैं। और ये हमारी कोशिका कला है जिसे हम लोग कह रहे हैं सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन बनी होती है 3 चीज़ों से, ऊपर और नीचे प्रोटीन, बीच में फास्फोलिपिड। बढ़ाया था पिछली वीडियो के अंदर कि सैंडविच की तरह होता है, जैसे ऊपर और नीचे ब्रेड और बीच में क्या होती है, आलू की टिक्की। उसी तरह वहाँ पर ऊपर और नीचे प्रोटीन, बीच में क्या होती थी, फास्फोलिपिड। तो सबसे पहला आप बात देखिए, कोशिका की जीवित अवस्था बनाए रखने के लिए या नियमित रूप से ऊर्जा तथा पदार्थों का क्या करती है, आदान प्रदान। तो ऊर्जा को हम लोग कहते हैं बायोलॉजी में, ऊर्जा किसका नाम है, ATP का। तो ATP को भी क्या करती है, चयनिक रूप से प्रवेश करती है, और खनिज पदार्थों इनका भी क्या करती है, प्रवेश करती है। जीवित अवस्था तभी तो बनी रहेगी जब चीज़ें अंदर से बाहर जाती रहेगी। इस तरीके से समझिए, अगर कोई मनुष्य भोजन या पानी खाए पिए ना नहीं तो उसकी जीवित अवस्था एक ना एक दिन क्या हो जाएगी, ख़त्म। इसी तरह कोशिका की जीवित अवस्था को अगर बनाए रखना है तो अंदर वाली चीज़ों को बाहर भी भेजना पड़ेगा और बाहर वाली चीज़ों को अंदर भी भेजना पड़ेगा। तो इसी तरीके से बात कही गई कि जीवित अवस्था बनाए रखने के लिए। अगला क्या है, कोशिका के बाह्य पर्यावरण व कोशिका द्रव्य के बीच। ये हो गया हमारा बाह्य पर्यावरण, ये कोशिका द्रव्य के बीच चयनिक विनिमय सुनिश्चित करती है। चयनिक विनिमय का मतलब होता है कि हर एक चीज़ जो बाह्य पर्यावरण में पाई जा रही, हर एक चीज़ को अपने अंदर प्रवेश नहीं कराएगी। कुछ चुनिंदा चीज़ों को, जिसकी उसको ज़रूरत है, वही चीज़ों को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। बाकी चीज़ें बाह्य पर्यावरण में पड़ी रहती है। तो चयनिक का मतलब है जिसका चयन होता है, जिसकी आवश्यकता होती है, उस पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। बाकी पदार्थ क्या होते हैं, हमेशा बाहर पड़े रहते हैं, उनको ग्रहण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चयनिक का मतलब क्या है, यही इसके अंदर जो पारगम्यता है, हर एक चीज़ को अपने अंदर से ग्रहण नहीं करती है, पार नहीं करती है, कुछ विशेष चीज़ों का ही चयन करती है। तो नाम रख दिया चयनात्मक पारगम्यता की। कोशिका झिल्ली है, कुछ चयन वाली चीज़ों को, पसंदीदा चीज़ों को ही क्या करती है, अपने अंदर पार कराती, पारगम्य कराती है। तो कोशिका झिल्ली के चयनात्मक पारगम्यता के कारण गैसें जैसे O2 है, CO2 है, व पोषक पदार्थ ग्लूकोज, प्रोटीन, खनिज क्या करते हैं, आदि अंदर प्रवेश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है चयनात्मक पारगम्यता के कारण वो प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए जो है वो प्रवेश करते हैं, क्योंकि हमारी कोशिका झिल्ली क्या है, प्रवेश करते हैं, चयनात्मक पारगम्य है। तो इस पूरे फंक्शन को आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, अगला कोई कार्य देखेंगे। चलिए, आपने अगर लिख लिया होगा हमारे समझ से, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक हेडिंग और पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली के कार्य फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है, कोशिका की जीवित अवस्था को बनाए रखने के लिए यह नियमित रूप से ऊर्जा तथा पदार्थों का आदान प्रदान बनाए रखती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण व कोशिका द्रव के बीच चयनिक विनिमय सुनिश्चित करती है। कोशिका झिल्ली के चयनात्मक पारगम्यता के कारण गैसें O2, CO2 व पोषक पदार्थ आदि क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली हेडिंग है हमारी निष्क्रिय परिवहन। अगली हेडिंग है भाई हमारी निष्क्रिय परिवहन, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव जहाँ पर भी निकल आए शब्द, निष्क्रिय निकल आए, इसका मतलब है वहाँ पर ऊर्जा खर्च नहीं होगी, केवल और केवल काम फ्री में हो जाएगा। तो निष्क्रिय परिवहन का मतलब किसी चीज़ को आपको फ्री में ले जाना है। तो इसमें पदार्थों का जो परिवहन होता है वो काहे की वजह से होता है, सांद्रण प्रवणता के कारण। तो लिखेंगे इसमें परिवहन सांद्रण
प्रवणता के कारण होता है और ऊर्जा भी खर्च नहीं होती है। ये बात आप याद रखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई ये चीज़ है, यहाँ पर हमारी कोई ईंटा रखा हुआ है या गोला है, फुटबॉल है, अगर इसको नीचे ले जाना है तो कोई भी एनर्जी आपकी खर्च नहीं होगी, लेकिन अगर इसी फुटबॉल को आपको ऊपर ले जाना है तो आपकी एनर्जी खर्च होगी। आपको ऊपर ले जाने के लिए ग्रेविटी के खिलाफ कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो ये काम हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये काम हो जाएगा हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसे ही कहते हैं निष्क्रिय परिवहन, इसे कहते हैं हम लोग सक्रिय परिवहन। और ये होता क्या है निष्क्रिय और सक्रिय, इसके अंदर काम कैसे होता है ये आगे पढ़ेंगे। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लो, यहाँ पर मान लीजिए हमारा कोशिका द्रव है, पानी भरा हुआ है, अच्छे समझिए, और इसके अंदर हमारा पाया जा रहा है नमक 50 ग्राम, और बाह्य पर्यावरण में नमक पाया जा रहा है 100 ग्राम। नमक का मतलब NaCl, नमक का मतलब NaCl। तो बताओ चीज़ें अधिक से ज़्यादा से कम की ओर बहती हैं कि कम से ज़्यादा की ओर? तो हमेशा चीज़ें ज़्यादा से कम की ओर, यानी जहाँ पर ऊर्जा कम खर्च हो रही हो। तो 100 ग्राम से कहाँ जाएगी 50 ग्राम। तो बताओ इसमें कोई ऊर्जा खर्च करनी पड़ी? नहीं। लेकिन अगर तुमको जो है यहाँ से बाहर ले जाना है, 50 ग्राम नमक को बाहर ले जाना है, तो निकालने के लिए कुछ ना कुछ ऊर्जा खर्च होगी। ऐसा समझो ऊपर से जब हम लोग पानी जो है अपनी ज़मीन से ऊपर चढ़ाते हैं तो मोटर की आवश्यकता होती है, सबमर्सिबल की, क्योंकि उसमें ऊर्जा लगती है। लेकिन ऊपर से नीचे पानी फेंकना हो तब किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं लगती है। तो सक्रिय निष्क्रिय परिवहन ये है। निष्क्रिय परिवहन ये होता है सांद्रण प्रवणता के कारण। ये सांद्रण में प्रवणता ही तो है, यहाँ पर 100 ग्राम, यहाँ पर 50 ग्राम। प्रवणता का मतलब होता है अंतर, सांद्रण का मतलब होता है गाढ़ापन। ऐसे समझिए देसी भाषा में, प्रवणता का मतलब होता है अंतर और सांद्रण का मतलब होता है गाढ़ापन। गाढ़ापन में अंतर के कारण, तो 100 ग्राम 50 ग्राम, गाढ़ा कौन होगा? ऑब्वियसली हमारा 100 ग्राम वाला। तो गाढ़ेपन में अंतर के कारण या सांद्रण प्रवणता के कारण होता है, और ऊर्जा भी इसके अंदर खर्च नहीं होती है। बाकी की जो है चीज़ें वो आगे पढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। ये फिगर जो है आपको नहीं बनाना है, ये फिगर आपको नहीं बनाना है समझाने के लिए, ये केवल लैंग्वेज उठा लीजिएगा। बाकी अगले वीडियो के अंदर हम लोग परिवहन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, आपको ये फेयर कर लेना है।